मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 7वां पार्ट आपका टॉपिक है तात्पर्य आवश्यक पोषक तत्व। इस पार्ट पर आज का अपना वीडियो लेक्चर 9th है या 9वां है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे पौधों के अभाव, पौधों में कुछ पोषक तत्वों के अभाव में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अपन ने काफी तत्वों की कमी के अकॉर्डिंग लक्षणों को एक एक को अपने विस्तार रूप से समझ लिया है, फिर भी अपन देख रहे हैं वैसे सामान्य लक्षण क्या होते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं और कौन से तत्व की कमी हो सकती है। फिर बाद में अपन इसके जस्ट बाद में अगला अपना लेक्चर आएगा, उसमें आप देखेंगे पौधे किस प्रकार से पोषक तत्वों को अधिशोषण करते हैं, उसकी क्या क्रियाविधि उसको अपन समझेंगे। तो देखिए, पहले पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण करने का प्रोसेस क्या है, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण एक तो अदृश्य भूख के लक्षण देखने को मिलते हैं और एक होते हैं दृश्य लक्षण, जिसको हम देख के भी पता लगा सकते हैं इसकी वजह से इसमें ये लक्षण देखते हैं तो ये पौधे में इन तत्वों की कमी हो सकती है। जनरली आपको बताया जा रहा है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको अपन देख के पता लगा सकते हैं, परंतु उनको पौधों में कई प्रकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमी फील होती रहती है। जैसे अपन देखते हैं, यदि पौधे में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे में असामान्य वृद्धि की आवृत्ति रुक जाती है, पौधे में असामान्य वृद्धि की आवृत्ति रुक जाती है और विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि मृदा से किसी तत्व की आपूर्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधे में क्या हो रही है, कमी देखने को मिल रही है। इस प्रकार मृदा के किसी पोषक तत्व के स्तर का ज्ञान हो जाता है। ये प्राय पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण अन्य निदान तकनीकों को पूरक काम करते हैं। पौधों में पोषक तत्वों का ऐसा स्तर होता है जब पोषक तत्व न तो पौधों को अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है और न ही पोषक तत्व कमी के लक्षण दिखते हैं। इस परिघटना को बोलते हैं अदृश्य भूख। अदृश्य लक्षण क्या होते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए भी सहायक नहीं और उनकी कमी से भी कोई लक्षण इफेक्टिव नहीं होता है, परंतु पौधे की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वृद्धि की आवृत्ति रुक जाती है। और इसकी वजह से कौन से तत्वों की कमी से हुआ, 3-4 प्रकार के अलग अलग तत्वों की कमी से पौधों में से असामान्य रूप से उन पौधों में क्या होता है, इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन असामान्य लक्षण। तो कई प्रकार के पोषक तत्व जमीन में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा होता है दृश्य लक्षण। ऐसे पौधों में लक्षण होते हैं जिसको अपन देख के पता लगा जा सकता है कि इस तत्व की कमी से पौधों में ये लक्षण मिल रहे हैं, तो ये कमी हो सकती है। अपन सुटेबल अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करके बता सकते हैं कि पौधे में ये कमी होगी, तब इसकी वजह से इसमें इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए, दृश्य लक्षण क्या होते हैं। दृश्य निदान का प्रोसेस या किस प्रकार से अपन करते हैं, दृश्य लक्षणों को देख के मतलब देख के पता लगाया जा सकता है और उसका उपचार का क्या प्रोसेस है। ये ऐसी विधि है जिसमें पौधों में अवशोषण के लक्षणों को देखकर पौधों के लिए आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग करके उसका निदान कर सकते हैं। इस विधि का ये सिद्धांत है कि कोई भी पौधा को अवशोषण से त्रस्त न हो। अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कोई भी पौधे में किस लक्षण की कमी से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसको अपन देख के पता लगा सकता है और उसको अकॉर्डिंग अपन पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी से पौधे की त्रास कम कर सकते हैं। ये सारा मैटर क्या थ्योरेटिकल आपके लैंग्वेजिकल लेवल पर उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा जिसको आप व्यवस्थित रूप से समझिए। जो आपके शॉर्ट में जितना एग्जाम में रिविजन करना है उसको मैं आपको बता दूंगा। आगे हम देखते हैं, इसमें पोषक तत्व अत्यधिक होते हैं, इससे पौधे में कई अंगों पर विशेष तौर पर पत्तियों पर विशेष लक्षण दिखने को मिलते हैं। पोषक तत्वों की अलगता के कारण पत्तियों पर सामान्यतः विशेष प्रकार के रंगों का विकास हो जाता है और आमतौर पर इन्हीं विशेष लक्षणों की पहचान करके काफी अनुभव के आधार पर पौधों में विशेष प्रकार के पोषक तत्व आपूर्ति करके उनका निदान अपन कर सकते हैं। पौधों को देखकर पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना, जैसे पौधों की ऊपरी पत्तियों में मान लो कई प्रकार के लक्षण फील हो रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है पौधे को, तो अपन बताते हैं। देखिए, आपके सामने लिख रखा है कि पौधों की ऊपरी पत्तियों के लक्षण के अकॉर्डिंग
पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम या जिंक इन तत्वों की कमी होने की वजह से पौधों की ऊपरी पत्तियां डायरेक्ट इफेक्टेड होती हैं। पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पौधे के निचली पत्तियां या पुरानी पत्तियां पर देखा जाता है। पुरानी पत्तियां होती है उसमें इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पुरानी पत्ती इस वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि को शामिल किया जाता है। ये तत्व पौधों में बहुत अधिक संचालित होते हैं तथा इनका अधिक पौधों में महत्व रहता है। इनकी कमी होते ही पौधों की पुरानी पत्तियां जो निचले की स्तर की पत्तियां होती हैं उनमें पहले इफेक्ट्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखते हैं पौधों की ऊपरी पत्तियों एवं कलियों के लक्षण के आधार पर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी हो सकती है। तो आप देखते हैं कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, फेरस इन पोषक तत्वों की कमी से पौधों में ऊपरी पत्तियां एवं कलिका क्या होती है प्रभावित होती है और जिससे उनका विकास डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इफेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने डिस्कस किया। तो आपको मान लो पूरे लक्षण के अकॉर्डिंग इनको किस प्रकार से कैटेगरी में बांट रखा है। तो दो कैटेगरी में, एक तो दर्शे और एक अदर्शे। अदर्शे भूख क्या होती है, अदर्शे भूख के लक्षण क्या होते हैं तो उसको देख के पता लगा सकते हो। दर्शे और अदर्शे में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होने की वजह से इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से था कि आपके पौधों के अभाव के लक्षण के अकॉर्डिंग अब अलग अलग तत्वों के अभाव से किस प्रकार की कमियां फील होती है उसको अपन ने एक एक तत्वों की कमी को विस्तार रूप से स्टडी किया और आपके जहाँ पे कार्य है उसके साथ में सम्मिलित करके उसको आपको बताया भी इस तत्व की कमी से ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये पौधे के लक्षणों के अकॉर्डिंग इस तत्व की अपना आपूर्ति करें तो सामान्य स्तर में लाया जा सकता है। अब अगला अपना बिंदु है वो अपना बिंदु है उसमें देखोगे पौधों में पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है और उसको संपन्न करने के लिए मुख्य साधन क्या क्या दे रखे उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पोषक तत्वों के पादपों द्वारा अधिग्रहण करने की क्रियाविधि को विस्तार रूप से समझाइए। तो ये कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं तो इसको आप व्यवस्थित समझना। वैसे देखिए तो नॉर्मल है, नंबरिकल है, इतना बड़ा प्रश्न आपके कॉलेज लेवल पे पूछा जाता है, स्कूल लेवल पे पूछना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके 2 नंबर का पार्ट है। तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको यही पूछा जाएगा कि कमी के क्या लक्षण है और क्या कार्य है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उतना मटेरियल को कैसे कर देना। फिर भी कभी कभार हो सके आपको दे दे तो आपके मैटर भी दिमाग में रखना। कभी कभार टेस्ट में मैं भी बना के आपको पूछ सकता हूँ कि पौधे किस प्रकार से अवशोषण करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको समझाइए। तो उसको समझाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आपके सामने जो मटेरियल ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन इस मैटर को रख करके आगे अपनी थ्योरी को आगे रख रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप देखते हैं पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों का अंतःग्रहण किस प्रकार से होता है, क्या प्रक्रिया होती है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको आप दिमाग में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है, पोषक तत्वों को अंतःग्रहण करते हैं। तो इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं उसको आप व्यवस्थित रूप से समझेंगे अपन। देखिए तो 1-2 को आज पढ़ेंगे और 1-2 को अपन कल व्यवस्थित रूप से विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। देखिए साधारणतः अपन सामान्यतः बात करें सभी प्रकार के पौधे होते हैं वो जड़ द्वारा पोषक तत्व अधिशोषित करते हैं और वो भी कैसे, जड़ होती है वो जल में उपस्थित होती है और जल में विलय हुए प्रावस्था के रूप में, जलीय प्रावस्था के रूप में पोषक तत्व जड़ द्वारा अधिशोषित होते हैं। आगे देखते हैं अपन सामान्यतः सभी पौधे जड़ों द्वारा मृदा से पोषक तत्व अधिग्रहण करते हैं। पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल एवं खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए निम्न क्रिया को निम्न चरणों में संपन्न करते हैं। 3-4 स्टेप दे रखे उस चारों स्टेप से गुजरते हुआ फिर बाद में पत्तियों तक खनिज लवण या जल आपके अधिशोषित जाता है। फर्स्ट दे रखा है मृदा ठोस कणों से विलीन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण होना। ठोस से मृदा विलीन के रूप में आयन क्या होते हैं पहले अपघटित होते हैं। फिर पुनः सेकंड में मृदा घोल से जड़ परस्पर आयनों का स्थानांतरण होना, जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होना तथा जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण होना। ये प्रोसेस एक पूरा अंतःग्रहण करने का प्रोसेस एक
अलग अलग स्टेप में मुख्य रूप से क्रिया संपन्न होती रहती है। अलग अलग स्टेप में अलग अलग कार्य होते रहते हैं। फर्स्ट देख रहे हैं मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मृदा जब ठोस कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों को घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, जब कण इनमें घुल जाते हैं तो मृदा विलयन के रूप में बदल जाते हैं। आप देखते हैं मृदा ठोस कणों के रूप में होते हैं और मृदा ठोस कण में कार्बनिक तथा अकार्बनिक कई प्रकार के कण आपस में जुड़े रहते हैं और जब ये मृदा जल में घुल जाते हैं तब एक प्रकार के मृदा जलीय विलयन का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखते हैं मृदा विलयन ठोस कणों के साथ में गति के सामने दशा में होते हैं और मृदा विलयन में खनिज तत्वों की उत्पत्ति हेतु मृदा कणों से आयन मृदा विलयन में आ जाते हैं, जिससे मृदा में आयन उपयुक्त मात्रा में हो जाते हैं और मृदा उपजाऊ मृदा विलयन का निर्माण करती है। इस प्रकार से मृदा से जड़ों द्वारा किसी पोषक तत्वों का अवशोषण होने में मृदा विलयन का बार बार नवीनीकरण होना अनिवार्य बताया गया। बार बार स्थानांतरण होगा, बार बार संप्रोष्ठ होगा, तभी जाके आयन आसानी से उधर उधर आसानी से वो क्रिया करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है मृदा घोल से जड़ की पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण होना किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। मृदा विलयन से पौधों की जड़ों पर पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए सामान्यतः कुछ स्टेप दे रखे उसके अकॉर्डिंग होते हैं। 3 विधियां बताई जा रही है। कितनी? 3 विधियां। एक तो बताई जाए जड़ अपकरण विधि, सहित प्रवाह और विसरण। इन में से मुख्य आपके आ रहा है विसरण। विसरण के माध्यम से विसरण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जड़ें खनिज लवणों को अवशोषित करती रहती है। देखिए कौन कौन सी विधि 3 है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 विधियां आपको बताई जा रही है। जड़ अपरोन रंध्र, देखिए मैं आपको सामने लिख के बता देता हूँ। देखते हैं आप मृदा घोल से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण होने का क्या प्रोसेस होता है। इसके लिए स्थानांतरण आयनों को अवशोषित करने के लिए जड़ें 3 प्रकार से आयनों को अवशोषित कर सकती है। एक तो विसरण की प्रक्रिया, द्रव्यमान प्रवाह और जड़ अपरोधन। तीनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग खनिज पदार्थों को जड़ अवशोषित कर सकती है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा। विसरण के बारे में तो आप जानते हो कि विसरण उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयनों का प्रवाह होना जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जिसको अपन प्राशन बोलते हैं, वैसे वैसे विसरण भी है। और सहित द्रव्यमान या सहित को या द्रव्यमान प्रवाह अत्यधिक द्रव्यमान वाले से न्यूनतम द्रव्यमान की तरफ आयनों का प्रवाह होना। और जड़ प्रवर्धन मृदा कोलाइड्स में प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के कोलाइड्स को अब्जॉर्प्शन करती है। देखिए क्या क्या होती है, एक एक के बारे में अपन स्टडी करते हैं। जड़ अपरोधन, जड़ें मृदा में प्रवेश करके मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आती है। इसी विधि द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में जड़ अपरोधन की क्रिया करती है और ये अन्य विधियों की तुलना में बहुत कम पौधे इस विधि से पौधों में आयनों का स्थानांतरण होता है। जड़ अपरोधन की प्रक्रिया बहुत कम पौधों में देखने को मिलती है। आगे देखते द्रव्यमान प्रवाह या सहती प्रवाह। कुछ पोषक तत्व मृदा जल सहित जड़ों की ओर गति करने में पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की गति को सहती प्रवाह कहते हैं। पादप वाष्पोत्सर्जन क्रिया तेज होने से सहती प्रवाह की क्रिया भी अत्यधिक होती है, जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि का अवशोषण करने के लिए सहती प्रवाह प्रस्तुत बताया गया है। यह प्रवाह डायरेक्टली आप देखते हो तो ये डिपेंड किसके संबंध में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी पौधों में अधिक होगी, वाष्पोत्सर्जन की जितनी क्रिया अधिक होगी उतने आपके वाष्पोत्सर्जन समानुपाती ये वाला प्रोसेस। जितना आपके पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे कहते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित अनावश्यक मात्रा में जल को वाष्प के रूप में विशिष्ट करना या हटाना बॉडी में से, तो वो कहलाता है आपके वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण लगे, वाष्पोत्सर्जन लगे। पौधों में जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है और जो अनावश्यक मात्रा में ऊपर से जल को पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में पौधों से बाहर उत्सर्जित करने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जितनी पौधों में अधिक होगा उतनी आपके सहती प्रवाह अधिक होता है और आयनों का स्थानांतरण अधिक मात्रा में होते हैं।
दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं विसरण का प्रोसेस क्या होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए विसरण पादप द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में जड़ के नजदीक आयनों की सांद्रता कम होने पर मध्य विलीन में जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। दो स्थानों पर आयनों की सांद्रता में अंतर होने पर विसरण संभव होता है। विसरण परासरण, तो इसके बारे में तो आपको मैंने पहले भी बताया कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है और परासरण क्या होता है। परासरण एक होता है आपके प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी आयनों को उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना, और इसमें विसरण में सेम टू सेम प्रोसेस होता है। विसरण एक गैस में होता है, परंतु यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया तो कोई गलत नहीं है कि विसरण या परासरण की क्रिया द्वारा आयनों का स्थानांतरण भी हो सकता है कि मध्य जल में आयनों की मात्रा घनत्व अधिक होता है और पादप जल में इसका घनत्व कम होता है। तो धीरे धीरे मध्य जल से आयन जड़ में प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। पादप द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में जड़ के नजदीक आयनों की सांद्रता कम होने पर मध्य विलीन से जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। दो आयनों में आयनों की सांद्रता में अंतर होने पर विसरण की क्रिया संपन्न होती है। जिन पोषक तत्वों की मध्य में सांद्रता कम होती है उनका जड़ों में अवशोषण तेजी से नहीं होता है, जबकि विसरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पोषक तत्वों के आयन अधिक सांद्र वाले से कम सांद्र वाले स्थान की ओर पादप जड़ की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो मैंने बताया कि उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयनों का स्थानांतरण होना विसरण कहलाता है। आयनों का विसरण तब तक चलता रहता है जब तक नई प्रावस्था स्थापित न हो, साम्य स्थापित नहीं हो, तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। फिजिक्स के नियमानुसार कणों में मध्य कणों से जड़ों तक पोषक तत्वों का विसरण होना ही पॉसिबल बताया गया। विसरण के प्रोसेस के आधार पर सारी क्रिया होती है, फिजिक्स भी मानती है। आगे अपन देखते हैं जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश होना किस प्रकार से होता है और क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस आपको देखने मिलते हैं, तो सक्रिय अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। अपन देखेंगे सक्रिय अवशोषण क्या होता है और निष्क्रिय अवशोषण किस प्रकार संभव होता है, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आपके सामने जितना भी मैटर दे रखा है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैटर को सेव कर लीजिए, ताकि जितना आपको मैटर ऑफ दिन बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से आप पढ़ते रहें और जितने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा रही है उसको व्यवस्थित रूप से और ज़्यादा गौर करते हुए व्यवस्थित रूप से स्टडी करें। तो दो चीज़ों को आपने व्यवस्थित पढ़ा, एक तो पढ़ा आपने किसको, मध्य ठोस कणों से विलीन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण होना, फिर आयनों मध्य विलीन से जड़ की तरफ आयनों का स्थानांतरण होना, दो प्रोसेस। उसके अंतर्गत आपने 3 पॉइंट पढ़े थे, जड़ अवरोधन, साहती प्रवाह और विसरण। विसरण किसे कहते हैं आपको याद है, अब बार बार परिभाषा लिखवाने नेसेसरी कोई जरूरी नहीं है, सब पता है कि विसरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये आपने 2 पॉइंटों को आपने आज विस्तार रूप से स्टडी किया। तीसरा पॉइंट दे रखा है जड़ों के अंदर आयनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसको आप अगले वीडियो लेक्चर में व्यवस्थित रूप से स्टडी करोगे कि एक तो जड़ों के अंदर आयन किस प्रकार से प्रवेश करते हैं और फिर बाद में पत्तियों तक स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये अगले वीडियो लेक्चर में अपने विस्तार रूप से देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझें, जितना मैटर बताया जा रहा है उसको पढ़े, नोट्स बनाते रहे, साथ साथ में किसी प्रकार कन्फ्यूजन डाउट और डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिले रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। ताकि इस ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब के माध्यम से जितना भी मटेरियल सेंड किया जा रहा है इसका ये आपको बेनिफिट होगा कि जितने भी प्रकार से आपके किसी भी प्रकार का मान लो आपने किताबें या सिलेबस आपने खरीद रखा है उसमें आपको कन्फ्यूजन डाउट होगा तो उसको आप समझोगे। तो इम्पोर्टेंट पहले प्रेफर करें किताब को अवश्य देखें, फिर बाद में यूट्यूब से पूरा टाइम यूट्यूब पे वेस्टेज नहीं करें। किताब को आपने स्टडी किया, एक बार यूट्यूब से अपने वीडियो लेक्चर को देख लिया, फिर बाद में आपको कन्फ्यूज नहीं लगे क्या आपको किस प्रकार से दे रखा मैटर, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक से व्यवस्थित आप समझोगे एक चीज़ को, तो आपको जितना भी पार्ट लगभग आपके 70% के आसपास आपका कोर्स कवर हो रहा है। तो जितना मैटर आपको बताया जा रहा है व्यवस्थित समझें, कन्फ्यूजन है, डाउट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से समस्या का समाधान करें, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।